अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सईदा दिशा बतूल। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं हेल्थ टॉक के हवाले से बात करने के लिए। एक ऐसे सेंटर के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पे हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों। एसेसरीज़ हों, मेडिकल अटेंशन हो या मेडिसिन हों। इसके अलावा हम आपसे आज जो है वो बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ के हवाले से। एक ऐसी डिजीज़ है जिसके हवाले से जो है वो हम देखते हैं कि हमारे घर का छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, या जबकि इनफैक्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो वो बस रो रहा होता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मे बी बच्चे को जो है वो गैस हो रही है, यहाँ पे हींग डाल दो, या डिफरेंट टोटके कर रहे होते हैं। तो छोटा सा बच्चा हो या बड़ी उम्र का आदमी हो, सबको गैस की प्रॉब्लम होती है। इस हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, एक्स हाउस ऑफिसर, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराची। करंटली ही इज़ वर्किंग इन शान हॉस्पिटल क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो सर, आप सबसे पहले अपना इन्फो दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ करंटली काम किया और किससे पहले कर चुके हैं। जी, मैं सबसे पहले अर्ज़ करूं कि मुझे होम्योपैथिक की फ़ील्ड में तकरीबन 34-35 साल खिदमत अंजाम देते हुए हो गए। और मैं जब हाउस जॉब की थी मैंने, उसके बाद फिर मैंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक करता रहा हूं और आज तक मैं उसमें खिदमत अंजाम दे रहा हूं, शान होम्यो क्लिनिक में। माशाल्लाह। एंड सर, what you're saying about the current topic which we are discussing right now? जी, हमारा आज टॉपिक है, देखें, माह सयाम की आमद है। जी जी। और उस हवाले से, उस मुनासबत से हमारा टॉपिक है GIT डिजीज़। जी बिल्कुल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के ऊपर हमारा टॉपिक है, यानी कि मैदे और आंतों से मुताल्लिक जो बीमारियां होती हैं उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी पे बात कर लेते हैं कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है। ये हमारे माउथ और एसोफेगस से जो ग़िज़ा की नाली है वहाँ से शुरू होता है और ये रेक्टम तक जाता है। यानी कि हमारी ग़िज़ा, जब हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं तो वो एसोफेगस के ज़रिए मैदे में दाखिल होती है, स्टमक में आती है, स्टमक के बाद ड्यूटीनम में। सर, अपने नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे, एसोफेगस दैट इज योर आपकी जो सांस की नाली है, राइट? से हमारी मुंह से ही शुरू होती है ग़िज़ा की नाली, और ये यहाँ पर नीचे मैदे तक होती है। मैदे के बाद हमारी ग़िज़ा ड्यूटीनम में जाती है और वहाँ पे हमारा बाइल डक्ट जा रहा होता है और वो उसको ग़िज़ा को जो है ना बहुत ज़्यादा मेल्ट करने की कोशिश करता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील करता है, उसकी चिकनाई को ख़त्म करता है। उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ग़िज़ा जाती है और रेक्टम के ज़रिए हमारा स्टूल खारिज हो जाता है। ये तो हमारी फिजियोलॉजी हो गई। अब इससे मुतालिक जो बीमारियां हैं उसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं माउथ से शुरू करता हूँ कि जब हम ग़िज़ा लेते हैं तो माउथ के ज़रिए जितना हो सके हमें ग्राइंड करना चाहिए उसको। जितनी हम ग़िज़ा को टुकड़ों में तब्दील करेंगे तो हमारे मैदे के ऊपर जो बोझ होता है वो आसान हो जाता है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और एक अखलाक़ी तौर पे भी है कि आप ग़िज़ा को अच्छी तरह चबा कर लें ताकि उसमें हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक। सर, मुझे तो लगता है सबसे पहले आपके हाथों से शुरू होता है कि अपने आप हाथ जो है वो क्लीन करें सबसे पहले, जितना, क्योंकि अभी कोरोना में भी हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि सैनिटाइज करिए, उसके बाद जो है वो खाना खाइए, क्योंकि आपके जो जरासीम है वो ही सबसे पहले जो है वो आपके मुंह में जा रहे हैं। देखिए, सैनिटाइजेशन तो हमेशा करना चाहिए हमें, ठीक है ना। इसको ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। अगर हाथ में आपके जर्म्स मौजूद हैं तो वो डायरिया का, वॉमिटिंग का सबब बनते हैं। ग़िज़ा उसी से गुजरती भी जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब माउथ से हम शुरू करेंगे। बहुत सारी हमारी जो बीमारियां होती हैं GIT की, वो माउथ अल्सरेशन से भी होती है, क्योंकि अगर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अल्सरेशन की शिकायत होती है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारा आम सामे जो है वो भी हमारी बात को आसानी से समझ सके। ना सिर्फ ये है कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो आसान फहम बात करने की कोशिश करेंगे। तो माउथ अल्सरेशन इसी वजह से होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ले रहे हैं, गरम मसाले उसमें ज़्यादा हैं, हम ऐसे फूड ले रहे हैं जो कंटेमिनेटेड हैं, हमारा ऐसा पानी है जो कंटेमिनेटेड है, तो उसमें हमें एहतियात की ज़रूरत है। व्हाट अबाउट सर प्रिजर्व फूड, जो आजकल हम बच्चों को लंच में बस जल्दी जल्दी बना के दे देती हैं, माएँ यूजुअली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को बहुत सादी ग़िज़ा दें। अगर हम कोई बनाना की सूरत में या कोई एप्पल दे दें तो बहुत अच्छी बात है, या सिंपल से सैंडविच बना के दे दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए स्कूल के लिए कि जो बच्चा आसानी से हज़म कर सके, ठीक है। अब बात हो रही थी माउथ अल्सरेशन की। माउथ अल्सरेशन का सबब मैंने बताया आपको। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये माउथ अल्सरेशन का शिकार होते हैं। उसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ काइंड्स होते हैं।
उसके लिए लाजमी एहतियात की ज़रूरत यह है कि आपको ग़िज़ाओं में स्पाइसी चीज़ें और मिर्चों का इस्तेमाल तर्क करना होगा, क्योंकि माउथ अल्सरेशन ऐसी चीज़ है कि यहाँ से पानी भी गुजर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत मुंह में पैदा करता है। बिल्कुल। सलाइवा ज़्यादा होता है, इसमें अल्सरेशन होती है। इसमें नारियल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर जो है ना आप ले सकते हैं, वो उसके लिए बहुत सूदमंद है। और ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल ना करें जिसमें आपकी मिर्चें ज़्यादा हों। मिर्चों का इस्तेमाल तर्क करना होता है, इसमें स्पाइसी चीज़ों का तर्क करना होता है। अब उसके बाद ग़िज़ा हमारी आ गई एसोफेगस में। एसोफेगस में जो एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो गट्स की प्रॉब्लम है। गट्स के मायने ये हैं कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि जब ग़िज़ा आपकी जाती है मैदे के अंदर, तो हम जब लेट रहे होते हैं, करवट लेते हैं, या हम जब सो रहे होते हैं, तो जो एसिड मौजूद होता है स्टमक के अंदर वो हमारे मुंह में आता है और वो एसिडिटी पैदा करता है। इसको गट्स कहते हैं। इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाने के साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि करना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 1-2 सिप लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। उससे ये होता है कि आपका खाना देर से हज़म होता है और देर तक मैदे में रहता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं लीजिए आप? नहीं पीना चाहिए, शुरू में ले लें अगर बहुत ज़रूरत है, और आखिर में भी 1-1.5 घंटे बाद लेना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो 1-2 सिप लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। एसोफेगस की, ग़िज़ा की नाली की बहुत सारी बीमारियां हैं, यानी कि मैं आपको बताऊं कि इसमें डिस्फेजिया की प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन swallowing। जब हम निगलते हैं ग़िज़ा को तो उसमें रुकावट पैदा होती है। अब रुकावट के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं और वो असबाब आखिर में जाके कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एसोफेगस बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, ग़िज़ा नहीं गुजर रही, वहाँ से अटक रही है, खाने में तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, या बाज़ दफ़ा तो ऐसे केसेस होते हैं कि जब हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं तो वो ग़िज़ा वापस पलट के वॉमिट की सूरत में बाहर आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह भी देखा जाता है कि एसिड रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इज़ इट बिकॉज क्योंकि आजकल हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा छालियाँ, गुटखा, या जो है वो अब तो यंग जनरेशन के, अब तो बच्चों के मुंह में भी होता है कि छालियाँ खा रहे हैं हम लोग, तो एसिड रिफ्लेक्सेस की वजह ये भी हो सकती है? जी, ये भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा चिकनी चीज़ें जो ऑयली फूड हम इस्तेमाल करते हैं वो इसका मेन कॉज है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट ऑयली फूड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से, गैर फितरी चीज़ों से, गैर फितरी फूड जो हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। अब ये बात हो रही है हमारी डिस्फेजिया की, एसोफेगस में। एसोफेगस में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, बाज़ दफ़ा इसमें लिम्फ नोड हो जाते हैं, छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, रसौली टाइप की होती हैं, ट्यूमर होते हैं, बाज़ दफ़ा सिस्ट होते हैं, जो एसोफेगस में इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, मल्टीपल होते हैं, तो ग़िज़ा की नाली में ग़िज़ा आसानी से नहीं गुजर सकती। और उसके बाद फिर जब उसमें एसिडिटी बढ़ती है, जब वो रैप्चर होता है और जब ग़िज़ा वहाँ से गुजर रही होती है, ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फूड लेना चाहिए, फ्लूइड्स की सूरत में लेना चाहिए। हम अपने नाज़रीन को बताना ये चाहेंगे कि किस किस्म के डाइल्यूटेड फूड, क्योंकि मिल्क शेक भी जो है वो कभी कभी इट मेक्स यू वेरी हैवी, आप बहुत हैवी फील करते हैं। जी, मिल्क शेक अगर हैवी आपके लिए हो रहा है तो आप सूप का इस्तेमाल करें, उससे कमज़ोरी भी नहीं होगी पेशेंट को। यखनी सूप, यखनी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कॉर्न सूप नहीं, यखनी वाला, ठीक है ना, ये ले सकते हैं आप। पतली खिचड़ी, बहुत ज़्यादा पतली खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया बना के ले सकते हैं। बस आप समझ लें वापस बच्चे बन जाना है आपको। स्वालोइंग जो है वो आसानी से होनी चाहिए। सही है। और बच्चों की ग़िज़ा और ज़ईफ़ उम्र में ये प्रॉब्लम जब होती है तो उसकी ग़िज़ा एक जैसी होनी चाहिए। मेरे पास बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जो माशाल्लाह जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सर्जरी सजेस्ट किया था और वो होम्योपैथिक दवा से बहुत अच्छे हुए हैं। और अभी भी मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो दर्जा बदर्जा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत बेहतरी की तरफ आ गए हैं। एसोफेगस में जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हैं, बेशुमार प्रॉब्लम जब अपने सीवियरिटी की तरफ जाती हैं, तो एसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। ये पेशेंट का एक ऐसा स्टेज होता है कि जो इंतहाई तकलीफ़देह होता है। पूरी ज़िंदगी खाने पीने वाला बंदा खाने से मोहताज हो जाता है, भूख लग रही होती है लेकिन नहीं ले पाता वो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। उसको उस मरहले से गुजरने के लिए चाहिए कि अगर वो सर्जरी से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ सर आप कह रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को फिर से एक दफ़ा बताना चाहेंगे कि इनके मुताबिक जो है वो, अगर आप जो है वो, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है और आपके लिए बहुत मुश्किल है खाना खाना, तो होम्योपैथिक में इस चीज़ का इलाज ट्रीटमेंट है इसका बिल्कुल। जी जी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसमें स्टेंट भी डाला जाता है एसोफेगस में,
अच्छा। तो हमारी दवाइयाँ उसके बगैर ही काम करती हैं। वो सारा जो उसका एसोफेगस में जो भी नैरो हो गया है या जो भी उसमें ग्रोथ हो गई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है, वो सारी दवाइयों के ज़रिए क्लियर हो जाती हैं। अब आप आ जाइए मैदे की तरफ। एसोफेगस में हम कोशिश करेंगे कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये मौजू इतना तवील है कि इसके ऊपर कई सारी नशिस्तें होनी बिल्कुल सही कह चाहिए। रही हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने सामीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस दें और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के बारे में बताने की कोशिश करें इस महदूद वक्त में। अब आ जाइए स्टमक में। स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा सीवियरिटी आती है स्टमक पेन की तरफ। स्टमक पेन की बहुत सारी वजूहात होती हैं, सिर्फ एक वजह नहीं होती। आपका डाइट प्लान ऐसा है कि आप मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तेज़ मिर्च मसाले स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी स्टमक में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है इसके अंदर बाज़ दफ़ा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है स्टमक में, तो उसकी वजह से भी मैदे में दर्द रहने लगता है। अक्सर ये होता है कि खाने के बाद तकलीफ़ शुरू होने लगती है मैदे में और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और ये सीवियरिटी की तरफ भी जाती है। बाज़ दफ़ा गॉल ब्लैडर में स्टोन या उसमें किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी हमारा वो मौजू नहीं तो है ये गॉल डायरेक्टली ब्लैडर का। प्रोपोर्शन है गॉल ब्लैडर और स्टमक? नहीं, देखिए उसके सिम्टम्स हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बतूल। मैं आपको बताता हूँ, स्टमक पेन अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ है, पेशेंट उसको दबाता है बहुत रिलीफ के लिए और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना पेन होता है, कॉलिक पेन होता है और उसके साथ वॉमिट भी होती है, तो ये ज़्यादातर निशानदेही करता है कि आपके गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उसमें स्टोन है या उसमें इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, कोलिलिथियासिस की प्रॉब्लम है, कोलिसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, ये सब देखना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड में ये आ जाता है। इस लैब में ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल गया। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैदे में सोजिश होती है तो वो भी आपके जब फूड स्पाइसी हैं और रेगुलर हैं उसकी वजह से भी ये स्टमक पेन रहने लगता है। और जब इसके बाद ये तेज़ाबियत बढ़ती है तो स्टमक में असल में यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है ये। इसमें ये मैदे का मुंह है, मैदा लेफ़्ट साइड पे गया हुआ है, बिल्कुल। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे नमूदार होगी, पहले यहीं पे अपीयर होगी और यहीं से जो है निशानदेही होती है। तो मैदे की हम बात कर रहे हैं, इसमें एसिडिटी हो गई, उसकी वजह से सीने में जलन भी होती है, एसोफेगस में जलन होती है। जब ज़ाहिरी बात है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब एवोपरेट होती है तो वो जाती है एसोफेगस की तरफ, तो बर्निंग सेंसेशन होती है उसमें। उसमें ठंडे दूध का भी इस्तेमाल हम बताते हैं पेशेंट को, वक्ती तौर पे रिलीव हो जाता है। एंटी एसिड सिरप वगैरह देते हैं, एंटी एसिड दवाइयाँ देते हैं और ये सारी जो बीमारियां हैं जीआईटी ट्रैक की, उसमें एक वजह डिप्रेशन भी है। अच्छा, ये तो जी, आजकल हर इंसान का प्रॉब्लम हर है। इंसान का प्रॉब्लम है। डिप्रेशन तो आजकल बच्चे से जो है वो बिल्कुल, बड़ा बूढ़ा, ऑफिस, घर, औरत, हर कोई जो है वो इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल, जंग लड़ बिल्कुल। रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी वेल सिलेक्टेड रेमेडीज़ जो हैं, मेडिसिन जो हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, तो हम उसकी केस हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को एंटी डिप्रेशन जब दवाइयाँ देना शुरू करते हैं तो उसके साथ वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, इज़न्ट इट लाइक टू अर्ली टू से कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो आपको मज़ीद डिप्रेस कर दें, वंस आप उसको छोड़ते हैं तो आपकी जो है वो डिफरेंट बीमारियां मज़ीद ट्रिगर करने लग जाती देखें, हैं? जो इस वक्त राइज है पूरी दुनिया में जो इलाज, उसमें यही होता है जो आप फरमा रही हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथिक में इसकी बिल्कुल बरक्स है। हमारी ऐसा नहीं है, हमारी दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी हैं जो मेंटल सिम्टम्स पे काम करती हैं और तकरीबन हर दवा में मेंटल सिम्टम्स होते हैं और वो उसकी बुनियाद है मर्ज़ की, तो हम उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसको छोड़ दें तो फिर दोबारा होने लगे। हम हमारा एक दफ़ा फिर अपने क्यूरेबल नाज़रीन ट्रीटमेंट को है। बताएंगे कि डिप्रेशन का भी इलाज होम्योपैथिक में है। अगर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट खाने की वजह से जो है वक्ती तौर पर आप सही हो जाते हैं, लेकिन जब आप जो है वो उसको छोड़ देते हैं, आपके जो सिम्टम्स हैं वो सिवियरली आपको वापस अटैक करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो है वो एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर मौजूद है होम्योपैथिक में, और उसको आप जब छोड़ते हैं तो उसके किसी भी किस्म के मुज़र असरात भी नहीं मुज़र है। असरात नहीं होते और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टर्म, जिस तरह बताया जाता है, जी डॉक्टर जी। साहिबान कहते हैं कि जी आपको लॉन्ग टर्म लेना है, और पेशेंट क्या करता है कि जब वो दवाइयाँ लेता है तो वो स्लीप की तरफ जाता है, उसकी नींद बहुत ज़्यादा आती है। जब इंसान सो जाएगा तो फिर डिप्रेशन भी नहीं रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारी इसके बिल्कुल बरक्स है, हम ज़हनी तौर पर रिलैक्स करने की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसमें स्लीपिंग पिल्स नहीं होती। अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो स्लीप के लिए माविन साबित होगी दवा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो उसको सुलाती रहे। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपके स्टमक में रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ डिप्रेशन टू, ये भी एक रीज़न है? देखें, पेशेंट ये बताता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है तो मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती है।
डिप्रेशन का ताल्लुक इस चीज़ से है कि इंसान के जिस्म में जो भी प्रॉब्लम मौजूद है वो उस पे जो है ना हावी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई जॉइंट पेन रहने लगता है जिस्म में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जब आपका डिप्रेशन बढ़ेगा तो आपका जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है तो सर्वाइकल के साथ अगर कोई डिप्रेशन है उनको तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर किसी में मौजूद है तो वो डिप्रेशन के बाद बढ़ जाती है। तो उसी हिसाब से पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है। बहुत अच्छी हाजमे की दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारी नक्सोमी का एक दवा है, बहुत मशहूर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन ये पेशेंट जो है ख़ुद से इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी पोटेंसी वगैरह का मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर पेशेंट ने खुद लेना शुरू कर दिया तो उसको सही तरीके से वो अपना इलाज नहीं कर सकेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी मुस्तनिद एक्सपीरियंस डॉक्टर से रुजू करें। बहुत सारी दवाइयाँ, अगर मिसाल के तौर पर हमारी दवाइयाँ ऐसी भी हैं कि अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मीठा एक बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अच्छा नुकसानदेह है। डॉक्टर अभी आपकी बात को जो है मैं काट रही हूँ, बात को फिर से कंटिन्यू करेंगे, हम आपको मजीद बताएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ के हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैदे में पहुंचता है तो यूजुअली इस तरह होता है कि अचानक से आपकी आंख खुल जाती है कि मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, भागे भागे जाते हैं हॉस्पिटल कहते हैं कुछ नहीं है, गैस है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, बड़ा अहम सवाल किया आपने। एक तो हमारे माशरे का अलमिया है। माशरे का अलमिया यह है कि हमारे दिल में तकलीफ़ काफ़ी अरसे से रहती है, या हमारी किडनी में पेन काफ़ी अरसे से रहता है। हम उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ के इग्नोर करते रहते हैं। मुसलसल किडनी में पेन होता है, हम यही कहते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि जी ये गैस्ट्रिक पेन है। पता चला कि वहाँ पे पथरी रखी हुई है किडनी में। और हमारा एंजाइना का पेन हो रहा होता है, हम यही समझते हैं कि ये गैस्ट्रिक पेन है, और वो गैस्ट्रिक पेन नहीं होता, वो एंजाइना का पेन होता है। अब ये दूसरी तरफ आ जाइए। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि पेशेंट या तो हार्ट का पेशेंट है या किडनी का पेशेंट है। दूसरी सूरत ये होती है कि जब भी हम कोई ग़िज़ा लेते हैं, खाते हैं, उसके कुछ देर के बाद या फ़ौरी तौर पे हमारे हार्ट में पेन होता है। होता यह है कि प्रेशर जाता है वो हार्ट की तरफ, गैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो हार्ट की तरफ जाता है। ये कहीं पे भी जा सकता है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उस तरफ भी जा सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान जो है जब ग़िज़ा लेता है तो उसको पेट में गैस की तकलीफ़ रहती है। और मैं आपको एक अहम बात बताऊं, देखें, अपने निज़ाम हाज़मा को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल कम करना चाहिए, स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाले, ऑयली फूड कम से कम लेने चाहिए, तो आपका मैदा जो है वो सेहतमंद रहेगा। कि आजकल जो है वो बॉडी बिल्डर्स देख लें, जिम देख लें, तो वो तो बोलते ही यही हैं कि आपने गोश्त खाना है और वाफिर मिकदार में खाना है। देखिए, ये इसमें बहुत बड़ी लॉजिक है, और बहुत बड़ी बात ये है कि बॉडी बिल्डर जो होता है वो एक मुशक्क़त कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसकी बॉडी की मुशक्क़त है। हमारे जिस्म की मुशक्क़त ख़त्म हो गई है। हमारा बस नहीं चलता है कि हम किसी भी काम के लिए जो है बग़ैर किसी सवारी के ना जाएं। जब तक हम बॉडी में रिलैक्सेशन के लिए जब उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे और ग़िज़ाओं में एहतियात नहीं करेंगे तो हम बीमारियों का शिकार होंगे। आज पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी मुशक्क़त नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है। हम अच्छी से अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, वाफिर मिक़दार में लेते हैं, लेकिन उसको हज़म करने के लिए हम वॉक नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हम 20-25 मिनट, 30 मिनट वॉक करें। और इसके अलावा हमें हदफ बनाना चाहिए कि हम जो भी काम करें, छोटे मोटे जहाँ पर भी हमें जाना हो तो हम पैदल ही जाना चाहिए हमें, लेकिन हम इस पे तवज्जो नहीं देते। इसीलिए ये होता है कि हमारा मैदा ख़राब होता है, मैदे पे इतना ज़्यादा बोझ आता है, फिर हमारा जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिगर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, और वो जो है हमें दूसरी तरफ ले जाती है, सिरोसिस ऑफ लीवर और फेलियर ऑफ लीवर की तरफ। वो हमारा अभी मौजूद नहीं है, हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अब आजकल जो है वो एक एच पाइलोरी का नाम बहुत सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से मुझे बताइए कि क्या है ये चीज़? जी, एच पाइलोरी देखें एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको कहते हैं, और ये मैदे में होता है, और ये होता है कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। ज़्यादातर जो इसका सबब है वो यही है। कहीं जाके ये एक दूसरे से लगता भी है, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एच पाइलोरी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एच पाइलोरी मुख्तलिफ स्टेजेस पर जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर एक माहौल बनाता है। नंबर 1 क्या होता है कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई भी हो या एच पाइलोरी की प्रॉब्लम हो,
तो हमें हमारा क्या होता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा। हमारी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हमारे मैदे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि खाना खाना हमारे लिए बड़ा गज़ब हो जाता है। और अगर हम मीठे का इस्तेमाल करें, ऑयली फूड का इस्तेमाल करें या मैदे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें तो वो किसी भी सूरत में हज़म नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। एच पाइलोरी क्या करता है कि ये एक बैक्टीरिया होता है, मैदे में कहीं पे बैठा हुआ होता है। ये पहले स्टेज पे जो है हमें भूख ख़त्म करता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, खाना हज़म नहीं होता। दूसरे स्टेज में इसकी तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। नौजिया शुरू हो जाता है, यानी कि मतली शुरू होती है, खाना सामने आता है तो हमें मतली शुरू होती है, या खाने के बाद हमें वॉमिटिंग हो जाती है। और जब ये सीवियरिटी की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा अजियत से पेशेंट को गुजरना होता है। मिसाल के तौर पर जब खाना खा लिया, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है उसकी कुछ देर के बाद, या फौरी तौर पे या कुछ देर के बाद जब हज़म होने का अमल शुरू होता है तकरीबन 2 घंटे के बाद, तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है जब तक मैदे से एक एक ज़र्रा आपका वॉमिट होकर बाहर ना निकल जाए आपको सुकून नहीं मिलता, हर वक्त मतली रहने लगती है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर यहाँ पे कि एच पाइलोरी क्या एक स्पेसिफिक एज में होता है या आपको कभी भी ये हिट कर सकता है? देखें, ये कभी भी हिट कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप रेगुलर क्या ग़िज़ाएँ ले रहे हैं। ये नौजवान बच्चों में भी होता है, ये ज़्यादा एज के लोगों में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही देखा गया है कि जेनजीज आजकल कह रहे हैं कि वी लव फूड, वी लव केएफसी, वी लव डब समथिंग लाइक दिस, लाइक आपके फास्ट फूड का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो वालिदैन को बावर करवाने चाहिए कि किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव फूड और बाहर के खाने से जितना परहेज़ करें उतना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को वाजह कर दिया है कि ये किसी भी वक्त आपको जो है वो हिट कर जाएगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आप बाहर के खाने से जितना अवॉइड करेंगे उतना एच पाइलोरी आपको हिट करने में जो है वो अवॉइड करेगा, राइट? आपको हिट करने में जो है वो नहीं करेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और बीमारी है आईबीएस, इसके बारे में क्या कहना है जी, आपका? मैं आपकी बात शुरू होने से पहले थोड़ा सा मैं आईबीएस की, अभी एच पाइलोरी के ऊपर थोड़ी सी बातें रह गई हमारी। देखिए, 2 स्टेज हमने बता दिया, आगे जाके वॉमिटिंग हो गई इसकी और बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है मैदे में, और इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होते हैं, ईसा लैब में हैं और भी लेबॉर्ट्रीज़ में हैं। इसमें ब्लड से भी टेस्ट होता है, ब्लड फॉर एच पाइलोरी हम इसमें लिख के देते हैं पेशेंट को, लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो स्टूल से होता है, उसमें ये पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने के बाद फिर आप उसी हिसाब से जो ना दवाइयाँ दें। दूसरा जो राइस ट्रीटमेंट है उसमें हाई किस्म की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और ये दोबारा भी हो सकता है एच पाइलोरी, क्योंकि एच पाइलोरी एक सिस्ट बना के रहता है जो बैक्टीरिया है, इतनी आसानी से इसमें दवाइयाँ पहुँचती नहीं हैं। लेकिन यह सहरा होम्योपैथिक को जाता है कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी इसमें दवाइयाँ हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में ये भी मौजूद है कि नौजिया वॉमिटिंग का मैंने तज़किरा किया, साथ में डायरिया भी होता है इसमें। बहुत कम केसेस ऐसे देखने में आए हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो डायसेंट्री होगी, डायसेंट्री नहीं होगी तो डायरिया होगा। स्टूल जहाँ पर हम ग़िज़ा लेते हैं फ़ौरन हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, फ़ौरन स्टूल हमें पास करना होगा, दिन में कई दफ़ा हमें स्टूल पास करना होता है, और पेट में दर्द और शदीद दर्द और वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पेशेंट में होती हैं, सिम्टम्स में होती हैं। अब ये एक लेयर बना के रखता है, माहौल बनाया इसने एच पाइलोरी ने मैदे के अंदर, और ये जब इसको हम फिर ये आगे क्या करता है कि डैमेज करता है, उसका जो लाइनिंग होती है स्टमक की, उसका जो म्यूकोज़ा होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब वो लेयर डैमेज हो जाती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। जहाँ हम ग़िज़ा लेते हैं हमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत और मिर्चें, हाई एसिडिटी सीवियर किस्म की, वो शुरू हो जाती है हमारे मैदे में, कि पेशेंट जो है मैदा पकड़ के बैठ जाता है। इसमें लाजमी है कि आपको परहेज़ी खाने करने चाहिए और सीनियर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसका क्योरेबल ट्रीटमेंट है, एक दफ़ा सही तरीके से आप परहेज़ करें, ट्रीटमेंट कराएं, दोबारा एच पाइलोरी नहीं होता, वरना ये मुसलसल रिपीट होता रहता है, चंद महीने के बाद दोबारा हो जाता है। और तो बैक्टीरिया बार बार किस तरह आ जाता है? जब आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तो क्या बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़ के जाता है? देखिए, मैं अपनी पैथी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरा जो राइज है उसमें ये सो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद फिर एक्टिव हो जाता है ये। लेकिन हमारे अगर पेशेंट सही ट्रीटमेंट करवाता है, और ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं है इसका, चंद हफ्तों का ट्रीटमेंट है। अब ये बात जहन से लोगों के निकल जानी चाहिए, और ये जो एक रिवायत है और एक मुहावरा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ स्लो काम करती हैं और देर से असर करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक दुनिया का तेज़ तरीन इलाज है, फौरी रिएक्ट करती है। कई सालों से आपको एच पाइलोरी है, 10 साल से 12 साल से, चंद हफ्तों के इलाज से ये क्योर हो जाता है, बशर्ते कि पेशेंट लग के इलाज करे और परहेज़ करे। अब इसमें जो है ना सीवियरिटी होती है, अब इसमें जो डैमेजेस हो गए ना, म्यूकोज़ा के डैमेजेस हो गए मैदे के अंदर,
जो एच पाइलोरी ने किया है। होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो उसकी लेयर प्रोड्यूस करती हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इसके डैमेजेस को रिपेयर करने की दवाइयाँ होम्योपैथिक में मौजूद हैं। वाकई की जो है, फिर से नाज़रीन को बताएंगे कि होम्योपैथिक में ये दवाइयाँ मौजूद हैं कि एच पाइलोरी आपके लेयर बना के रहता है, और एच पाइलोरी जब ख़त्म होता है तो ऑलरेडी मैदे को बहुत हद तक डैमेज कर चुका होता है। जबकि जो है इन डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आप होम्योपैथिक की दवाइयाँ लेंगे तो आपका जो मैदा डैमेज है वो वापस जो है वो सही होना शुरू हो जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए आईबीएस का आपने सवाल किया। आईबीएस देखें, आईबीएस एक सिम्टम्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स कहलाता है ये। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट बेचैन होता है। जहाँ वो सादी ग़िज़ा भी लेगा, स्पाइसी लेगा, जिस तरह की भी ग़िज़ा लेगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, ये किसी किताब में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंसान के तजर्बे से आती हैं। और बड़ी अहम बात है, मेरे सुनने वाली ख़वातीन ख़ास तौर पे इस बात को ज़हन नशीन करें जो मैं बात बताने वाला हूँ अभी। उसमें ये कहने वाला हूँ कि हमारे यहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की एक बड़ी वजह यह है कि जब हम फ्रीज़ किए हुए या रेफ्रिजरेटर के खाने फूड हमारे इस्तेमाल होते हैं। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आपके प्रोसेस फूड जो घर के खाने बच गए वो रखे हुए आपने गर्म किया दोबारा इस्तेमाल कर लिया, वो भी एक इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर हम उसको गर्म करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी सब्ज़ी वेजिटेबल फ्रिज में रखी हुई है या आपके फ्रीज़र में गोश्त रखा हुआ है, मीट रखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, आमतौर पे रिवायत यही है, हर घर में यही होता है कि उसको निकालते हैं गोश्त को, कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं, फिर उसको जब वो मेल्ट हो जाता है तो हम उसको धो के उसको खाना बना लेते हैं। सब्ज़ी में भी यही करते हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह है इस प्रोसेस की कि उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। जो हमारे यहाँ ये रिवायत मौजूद है माशरे के अंदर, हमारी ख़वातीन घर में बहन बेटियाँ माएँ हमारी बैठी हुई हैं और वो सुन रही हैं मुझे, जब वो घर में इस प्रोसेस से खाने बनाती हैं तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लाजमी होती है और बहुत बड़ी परसेंटेज में होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो खाना हमने दिन में बनाना है उसको हम उसके लिए टमाटर या जो भी चीज़ें सब्ज़ी हमारी फ्रिज में रखी हुई है, हम उसको किसी बाउल में भिगो के रख दें और उसको 2-3-4 दफ़ा हम उसको पानी को चेंज करें। अगर हम थोड़ा सा वार्म वाटर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वार्म वाटर के साथ उसको 2-3-4 दफ़ा हम चेंज करें। खाने के वक्त तक आपका जो है ना वो तैयार हो जाएगा। उसकी जो कूलिंग है सब्ज़ी से गोश्त से मुकम्मल तौर पे जब तक नहीं निकल जाए तो आप उसको नहीं कुकिंग करें उसकी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है वो डॉक्टर साहब से मजीद गैस्ट्रो के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली है एच पाइलोरी की, आईबीएस की, अब हमारे बात करते हैं आपसे जीआईटी ट्रैक के हवाले से। इसके हवाले से आप बताइए कि क्या जो है वो ऐसी आगाही है जो हम नॉर्मल लोगों में नहीं है। देखिए, आपने कंक्लूजन के तौर पे अहम सवाल किया है और ये बड़ी अहम बात है जो हम अपने सामीन को बताने वाले हैं। बात यह है कि हम फितरत से जहाँ दूर हटेंगे हम नुकसानात का शिकार होंगे। फितरत पे रहना चाहिए। पहले जो खाने बनते थे घरों में बनते थे, प्रोसेस फूड का सिस्टम कम था, जंक फूड का सिस्टम कम था, ना होने के बराबर था। जब से ये फूड इंडस्ट्री ने उरूज पाया है उधर बीमारियों ने भी उरूज पाया है। तो खुदारा इस चीज़ को बहुत कम अरसे के लिए रखना चाहिए। 2 महीने 3 महीने में आप ये कभी इस्तेमाल कर लें, वरना कोशिश करें कि घर के सादे खानों पे रहें। अगर आप गोश्त भी बनाएं तो उसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, ना कि ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं मशहूर व मारूफ़ वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदा आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक हद तक सर्वाइव करेगा। वो कहते हैं कि जी पहले तो कुछ नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? भाई आपके मैदे में इतनी सलाहियत थी, इतनी उसमें स्टेमिना था, इतनी इम्यूनिटी थी कि वो बर्दाश्त करता रहा। जब उसकी बर्दाश्त से बाहर गया, आप उसको मिर्चें देते रहे बहुत ज़्यादा, आप ऑयल देते रहे, तो अब ज़ाहिर बात है उसकी लिमिट आउट हो गई है। तो आपको जो है ना फिर एहतियात का शिकार आप रहेंगे, एहतियात करते रहेंगे। आपका कहने का मतलब है प्रिजर्वेटिव फूड जितने भी होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल ठीक है, उसका जितना कम इस्तेमाल करेंगे, मीठे का जितना कम इस्तेमाल करेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड का जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उतना जो है वो अपनी इन सब जितने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीआईटी के हवाले से। इसके हवाले से क्या बताएंगे आप? आपने जो है वो माउथ से शुरू किया, एसोफेगस, स्टमक, नाउ देन व्हाट?
पाइल्स के बारे में जी आप जी पूछ रही बिल्कुल हैं? ठीक है जी। बिल्कुल। देखिए, हमने एच पाइलोरी की और मुख्तलिफ टेस्ट के बारे में बताया। पहले ये मैरिज में कोई प्रॉब्लम होती थी तो बैरियम मील एक्सरे होता था, उसका बैरियम मील स्वालो और बैरियम मील एक्सरे होता था। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बहुत कम होता है, एंडोस्कोपी का ज़माना है। आप ये एच पाइलोरी वगैरह को या जीआईटी जो प्रॉब्लम है उसको आप एंडोस्कोपी के ज़रिए, जो माउथ के ज़रिए होता है, और एक कोलोनोस्कोपी जो रेक्टम के ज़रिए होता है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि वो इंटेस्टाइन को देखता है और ये स्टमक को देखता है। ये डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में इसकी सहूलत मौजूद ईसा है? लेबोरेटरी में इसकी सहूलत मौजूद है, और बहुत इससे भी ज़्यादा टेस्ट हैं ऐसे जी। ईसा लेबोरेटरी में। लेकिन एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी हमारे टॉपिक के हिसाब से जीआईटी में हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और स्टूल टेस्ट भी होते हैं, स्टूल डीआर होता है, वो आप जीआईटी के लिए करवा सकते हैं। एच पाइलोरी के टेस्ट के लिए मैंने कहा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलता है स्टूल के ज़रिए, ब्लड से भी टेस्ट होता है। हमने मुख्तसर कर दिया अपनी बात को। और आखिर में आ जाता है हमारा पाइल्स, क्योंकि दामन वक्त में अब इतनी गुंजाइश नहीं है। पाइल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने के लिए बड़ा गोश्त का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेक्टम में ये पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। कुछ जिसको हम मस्से कहते हैं, लेकिन वो मस्से नहीं, वरीदे होती हैं, कुछ वेंस होती हैं जो उभर आती हैं, फूल जाती हैं, और लोग उसका ऑपरेट करते हैं। होम्योपैथिक में इसका क्योरेबल ट्रीटमेंट है विदाउट एनी सर्जरी। तो आप रुजू कर सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आप दिख रहे हैं, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन विदाउट सर्जरी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए जो डिजीज़ होती हैं उसमें एनीमिया की भी प्रॉब्लम होती है, खून की कमी भी वाक़ हो जाती है। जब ज़ाहिर बात है आपका निज़ाम हाज़मा सही नहीं है, आपके चेहरे पे वो रौनक भी नहीं रहेगी, आपका हाज़मा ख़राब है तो चेहरे की रौनक भी चली जाती है। तो ये सब चीज़ें एहतियात पे मबनी हैं, एहतियात आप करेंगे तो देर तक अच्छे रहेंगे। और ये जो रेक्टम में प्रॉब्लम पाइल्स की मैंने आपको बताई, दो तरह के होते हैं, एक ब्लीडिंग वाले होते हैं और एक नॉन ब्लीडिंग होते हैं। दोनों का इलाज अच्छा है। अगर आपके अंदर एनस के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में इलाज अच्छा मौजूद है, और वो ब्लीडिंग रुक जाती है, फौरी तौर पे उसका असर होता है। वहाँ से कोलोनोस्कोपी का टेस्ट होता है, अगर ज़रूरी है तो पेशेंट को करवाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। अच्छा डॉक्टर, एक हम लोगों ने बात की थी जो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये माउथ से शुरू हो रहा है, एसोफेगस पे जा रहा है, एसोफेगस से जो है वो स्टमक पे जा रहा है, स्टमक से फिर जो है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, नाम इसका स्मॉल है लेकिन ये बड़ी होती है। ये बड़ी आंत होती है, जिसको कहते हैं बड़ी आंत में बड़ी आंत तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, सही। और वो जाके फिर एनस और रेक्टम में फुजला खारिज होता है फिर स्टूल की सूरत में। ठीक है। डॉक्टर सुल्तान रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। टॉपिक हमारा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह जो है हम खाना खाते हैं, आजकल के खाने कैसे जो है वो हमें इतने प्रॉब्लमेटिक है कि क्यों हम लोग जो है वो गैस की प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों हमारे रिफ्लक्सेस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास आखिरी मिनट है, वक्त की बहुत कमी है, क्या ऐसा मैसेज है जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कंक्लूड करने के तौर पे मैं आपको यही बताऊंगा कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम, और मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी भर लोग जो है ना साल जो है राइस दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं जो मशहूर व मारूफ़ है, उनकी एसिडिटी सही नहीं होती। तो आप एक दफ़ा किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवाएं, आपकी एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। आप अपने हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, आप ज़्यादा ऑयली फूड इस्तेमाल नहीं करें, ये सब चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। आप सादी ग़िज़ाओं पे रहें, आप नॉर्मल लाइफ गुजारें, आप पानी का साफ़ इस्तेमाल करें, हाथ धो के ग़िज़ा को लेने की कोशिश करें, और कम खाएं, उसमें सेहत है। कम खाएं, मतलब ये तो हमारे जो है वो सुन्नत नबी भी है कि हमेशा आधा पेट खाना खाएं। जितना कम खाना खाएंगे उतना जो है वो इजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ के हवाले से हमने बात की है डॉक्टर सुल्तान रज़ा से। इनका कहना था कि हम लोग जो है वो जितना कम खाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। ये ट्रैक जो है वो हमारा माउथ से शुरू होता है और रेक्टम पे ख़त्म होता है। इस दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस से बचने के लिए हम लोगों को फास्ट फूड नहीं खाना, मीठे का कम से कम इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में आजकल बहुत जो है वो शुगर की बीमारियां, जितना हम कम मीठा खाएंगे उतना बीमारियों से बचेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक।